नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी से संबंधित टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही में सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन है ध्वनि, रूप, अर्थ, पठन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पठन। पठन दोस्तों ये भाषा का अंग नहीं है। याद रखिएगा, भाषा के 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन? पहला है ध्वनि, दूसरा है रूप जिसे शब्द भी कहते हैं, तीसरा है अर्थ और चौथा है वाक्य। ये सभी दोस्तों भाषा के अंग हैं। यहाँ पर जो पठन लिखा गया है ये भाषा का अंग नहीं है, ये भाषा कौशल है। क्या है? भाषा कौशल है। भाषा कौशल भी 4 होते हैं। कौन कौन? एक होता है पठन कौशल जिसे पढ़ना कहते हैं, दूसरा होता है वाचन कौशल जिसे बोलना कहते हैं, तीसरा है श्रवण कौशल जिसे सुनना कहते हैं, चौथा है लेखन कौशल जिसे लिखना कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? ऑप्शन है श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम, निगमन पद्धति। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, श्रव्य भाषा पद्धति। देखिए दोस्तों, श्रव्य भाषा पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो याद रखिएगा, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये लेखन की विशेषता नहीं है। लेखन की विशेषता है अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। ये सभी लेखन की विशेषता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है निष्पादन परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, या योगात्मक परीक्षण द्वारा, या लिखित परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिए दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। किस उपागम में शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की रचना करते हैं? ऑप्शन है रचनावादी उपागम, बहुकौशल उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो याद रखिएगा, रचनावादी उपागम में शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की रचना करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, जब शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की रचना करते हैं तो उसे रचनावादी उपागम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियों प्रश्नोत्तरी को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है विधि, उपागम, शिक्षण प्रविधियां, योजना। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियों प्रश्नोत्तरी को शिक्षण प्रविधियों के रूप में जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाई कौशल के साथ किस रूप में कार्य करना चाहिए? तो याद रखिएगा, हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाई कौशल के साथ एकीकृत रूप में कार्य करना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि कक्षा में चारों भाषाई कौशल पठन, श्रवण, वाचन, लेखन ये सभी कौशल के साथ एकीकृत रूप में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ
विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? तो याद रखिएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उस बालक के साथ सहानुभूति रखेंगे, उससे अन्य बच्चों की तुलना करेंगे, या उसके साथियों से मदद के लिए कहेंगे, या उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए पाठ को समझना ये सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, या सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए, या अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, या उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो याद रखिएगा, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। यह किसका लक्षण हो सकता है? गणना में अक्षमता का, या लिखने में अक्षमता का, या पढ़ने में अक्षमता का? तो याद रखिएगा, यह पढ़ने में अक्षमता का लक्षण हो सकता है, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, डिसकैलकुलिया इसका अर्थ होता है गणना में अक्षमता, और डिसग्राफिया इसका अर्थ होता है लिखने में अक्षमता। डिसलेक्सिया क्या है? ये पढ़ने में अक्षमता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। ऑप्शन है पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। तो याद रखिएगा, वाचन तथा लेखन ये भाषा के उत्पादक कौशल हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझना। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक मात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। तो याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता किसमें करता है? अपने अधिगम पर चिंतन करने में करता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका
राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन है अनुशासन में बैठने में, कक्षा में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो याद रखिएगा, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, दूसरी भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। प्राथमिक स्तर पर किसी भी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का प्रयोग करना क्या कहलाता है, या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आईटी, आईटीसी, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो याद रखिएगा, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना आईटीसी कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, आईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का अवसर बच्चे को वंचित रखेगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो याद रखिएगा, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का अवसर बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाथ व आंख का समन्वयन किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। ऑप्शन है सुनना, बोलना, हस्तलेखन, पढ़ना। तो याद रखिएगा, हाथ व आंख का समन्वयन हस्तलेखन के कौशल के विकास को बढ़ावा देगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट है, हस्तलेखन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों के विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, या विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, या यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों के विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए, पूर्णतः रूप केंद्रित होने चाहिए, रटने पर केंद्रित होने चाहिए। तो याद रखिएगा, व्याकरण का अभ्यास छात्रों को संदर्भ के अनुसार कराना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन राइट है, व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। यह सवाल बच्चों को किसका अवसर देता है? अपनी नदियों की जानकारी देने, अपने अनुभवों को साझा करने, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, या विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो याद रखिएगा, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, यह सवाल बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो याद रखिएगा, भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित परीक्षा, जांच सूची, साक्षात्कार। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय मौखिक अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भावपूर्ण पठन, व्याख्या, अलंकार, छंद।
तो याद रखिएगा, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावपूर्ण पठन होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की किसका समर्थन करते हैं? ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकरण, दंड और पुरस्कार। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो याद रखिएगा, भाषा और विचार परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।